हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कि एसएससी जेईई 2023 को टारगेट कर रहे हैं या फिर सिविल इंजीनियरिंग के किसी भी स्टेट जेईई एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और मैंने 2022 में एसएससी जेईई में 130 प्लस स्कोर किया है इजीली विदाउट एनी कोचिंग। तो अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं और 150 प्लस मार्क्स का टारगेट रखना चाहते हैं एसएससी जेईई 2023 में, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर लेना। ठीक, तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं सोयल मैकेनिक्स। तो देखते हैं, सोयल मैकेनिक्स का ये पहला चैप्टर है और इसमें फंडामेंटल्स जो सोयल मैकेनिक्स के हैं तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें सोयल मैकेनिक्स का हम देखते हैं जो सोयल है, सोयल का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, जो सोयल है वो बेदरिंग ऑफ सरफेस रॉक, जो सरफेस रॉक्स हैं तो उसकी बेदरिंग से बनते हैं। बेदरिंग जैसा कि आप जानते हैं कि जो वेदर होता है तो वेदर के इफ़ेक्ट में आकर के या ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ वेदर जो कुछ भी रॉक का जो सरफेस है तो रॉक के सरफेस पे जो भी टूट फूट या क्षय होता है ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन, ड्यू टू द रेनफॉल और ड्यू टू द इफ़ेक्ट ऑफ वाइंड, ड्यू टू द इफ़ेक्ट ऑफ सनलाइट, तो इन सभी की वजह से जो भी डीके होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बेदरिंग बोलते हैं। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स की जो बेदरिंग होता है ये दो टाइप का होता है, एक तो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और अंडर दिस फार्मेशन जब मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन होता है तो उसमें सैंड और ग्रेवल ये दो चीज़ें बनती हैं। दूसरा होता है बेदरिंग में केमिकल डिकम्पोजिशन। जब फ्रेंड्स केमिकल डिकम्पोजिशन होता है तो फाइन ग्रेन सोयल बनती है और फाइन ग्रेन सोयल में जैसा कि आप जानते हैं इसमें सिल्ट और क्ले आती है। क्ले लेस देन 2 माइक्रोन होती है। फिर आगे बात करते हैं ग्रेन। ग्रेन क्या होता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं जो सोयल है तो सोयल का अगर सबसे छोटा या फाइन पार्ट देखा जाए तो ग्रेन होता है। ग्रेन आर द ट्रूली सॉलिड पार्ट ऑफ द सोयल, यानी अगर सोयल का कोई सॉलिड पार्ट है तो वो ग्रेन होता है। जबकि अगर आप कहीं भी सोयल देखते हैं तो सोयल में ओनली सॉलिड पार्ट नहीं होता है, उसमें कुछ और चीज़ें भी मौजूद होती हैं। सोयल में सॉलिड पार्ट के अलावा उसमें कुछ एयर भी होती है, बीच में जो वाट्स होते हैं, खाली स्थान होते हैं, उसमें कुछ एयर भी होती है और एयर के साथ साथ उसमें वाटर यानी मॉइस्चर भी होता है। तो उसमें अगर देखा जाए जो सॉलिड पार्ट होगा तो वही सॉलिड पार्ट क्या कहलाता है, उसको ग्रेन कहा जाता है। इन नेचुरल स्टेट अ सोयल कॉन्टेंट्स, अगर हम नेचुरल स्टेट में देखें तो सोयल में क्या क्या होता है, ग्रेन्स में सॉलिड पार्ट होगा, एयर वाइड होगा और वाटर होगा और फ्री स्पेसेस एक्सेट्रा। यानी फ्री स्पेसेस मैंने कि बताया जो एयर वायर्स होंगे वही क्या होगा, फ्री स्पेसेस होगा। अब इसमें देख लेते हैं कि ये यहाँ पे मैंने सोयल का एक फेज डायग्राम बनाया हुआ है और इस फेज डायग्राम में सॉलिड ग्रेन्स जो रेड कलर से यहाँ पे शो किए गए हैं सॉलिड ग्रेन्स हैं। इसके अलावा बीच में देखिए जो फ्री स्पेसेस हैं जहाँ पे कुछ मौजूद नहीं वो फ्री स्पेस हो गया। विच कैन बी एक्यूपाइड बाई, जो फ्री स्पेस होगा वो एक्यूपाइड बाई वाटर और एयर, वो या तो वाटर के द्वारा एक्यूपाई किया गया होगा या फिर एयर के द्वारा एक्यूपाई किया गया होगा। अब यहाँ पे एक डायग्राम मैंने शो किया है, इस डायग्राम में तीनों चीज़ों को शो किया गया है कि इसमें एयर होगा, वाटर मौजूद होगा, सॉलिड मौजूद होगा। अगर किसी सोयल में ये तीनों चीज़ें अगर मौजूद होती हैं तो वो थ्री फेस डायग्राम होगा, यानी एयर भी प्रेजेंट है, वाटर भी है और सॉलिड भी है, तो इसी को कहते हैं थ्री फेस डायग्राम। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि आखिर टू फेस डायग्राम क्या होगा। तो इधर टू फेस डायग्राम यहाँ पे मैंने शो किया है। अगर वाटर और सॉलिड प्रेजेंट हैं, यानी कि तीन चीज़ें होती हैं किसी भी सॉइल में, उसमें वाटर और सॉलिड ही प्रेजेंट हैं तो टू फेज डायग्राम होगा, या एयर और सॉलिड ही प्रेजेंट है तो क्या होगा, टू फेज डायग्राम होगा। इसमें वाटर ने अब्सेंट है और इसमें एयर अब्सेंट है। तो अगर दो चीज़ें ही प्रेजेंट होती हैं, तीसरी चीज़ अब्सेंट होती है तो उसको कहते हैं टू फेज डायग्राम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि थ्री फेज डायग्राम क्या है। थ्री फेज डायग्राम में अभी मैंने डिस्कशन किया था, थ्री फेज डायग्राम में तीनों चीज़ें होंगी, एयर भी होगा, वाटर भी होगा और सॉइल सॉलिड भी होंगी। तो अगर टोटल वॉल्यूम की बात करें, या अगर इधर देखो मैंने वॉल्यूम का डिस्कशन किया है, तो जो एयर का वॉल्यूम होगा उसको बी ए से रिप्रेजेंट कर देंगे, जो वाटर का वॉल्यूम होगा उसको बी डब्ल्यू वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो सॉलिड का वॉल्यूम होगा तो उसको बी एस यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से रिप्रेजेंट करेंगे।
इस साइड में मैंने वेट को रिप्रेजेंट किया है, ये डब्लू डिनोट करता है वेट को, तो वेट ऑफ एयर डब्लू ये हो गया, वेट ऑफ वाटर हो गया और वेट ऑफ सॉलिड हो गया। ये आपका 3 फेज डायग्राम है। अगर मैं टोटल वॉल्यूम की बात करूँ तो टोटल वॉल्यूम में आपका वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यानी इन तीनों के वॉल्यूम को अगर आप वाटर, एयर और सॉलिड के वॉल्यूम को ऐड करेंगे तभी तो टोटल वॉल्यूम आपको मिलेगा। इसी तरीके से टोटल वेट की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ये हो जाएगा टोटल वेट। देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि होता नहीं, ये बिल्कुल श्योर है कि जो वेट ऑफ एयर है वो जीरो मान लिया जाता है, एयर के वेट को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो इस वजह से अगर टोटल वेट की हम बात करें तो उसमें केवल 2 ही टाइप के वेट इंक्लूड होते हैं, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, यही वेट में इंक्लूड करा जाता है। आगे देखते हैं कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनका पता होना बहुत ज़रूरी है। पूरे सॉइल मैकेनिक्स में इनके कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, अगर ये आप नहीं सीख पाए तो पूरा सॉइल मैकेनिक्स पढ़ना आपका बेकार है, फिर आगे उसमें कुछ समझ नहीं पाएंगे आप। तो सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनीशन जो आपकी है वाटर कंटेंट है। वाटर कंटेंट क्या होता है फ्रेंड्स? इट इज़ डिफाइंड एज वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड, यानी कि किसी भी सोयल में, कोई भी सोयल है, उस सोयल में जितना वाटर आपका मौजूद होगा, जितना भी वाटर मौजूद होगा, तो उस वाटर का वेट और वाटर के अतिरिक्त उसमें जो सॉलिड पार्ट है, यानी सॉयल सॉलिड्स होंगे तो उनका जो वेट होगा, तो उन दोनों का जो रेशियो होगा उसी को हम कहते हैं वाटर कंटेंट। आप देख सकते हैं फार्मूले में लिखा हुआ है WW/WS, यानी वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड। 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, तो इसे कहते हैं वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट का जो रेंज है कितने से कितना तक हो सकता है किसी भी सॉयल में, तो ये फ्रेंड्स हो सकता है जीरो से आपका ग्रेटर देन रहेगा या जीरो के इक्वल रह सकता है, और 100 से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, कोई भी सोयल है, सोयल में अगर वाटर प्रेजेंट नहीं है, यानी कि सोयल ड्राई है आपकी, सोयल अगर ड्राई होगी यानी सूखी होगी तो उसमें वाटर नहीं होगा, तो वॉल्यूम ऑफ जो वेट ऑफ वाटर होगा वो जीरो होगा। जब वेट ऑफ वाटर आपका जीरो हो जाएगा तो जो वाटर कंटेंट होगा वो भी आपका जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरी चीज़ ये भी, वेट ऑफ वाटर जो है वो वेट ऑफ सॉलिड से ज़्यादा हो सकता है, और जिस कंडीशन में वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड से ज़्यादा होगा तो ऐसे केस में जो डब्लू आपका होगा वो ग्रेटर देन 100% हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर कंटेंट की रेंज है कि वाटर कंटेंट आपको कितना हो सकता है, जीरो के इक्वल हो सकता है, जीरो से ग्रेटर रहेगा और 100 से भी ग्रेटर हो सकता है। तो ये इसकी रेंज है, इसको आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देयर इज नो अपर लिमिट ओवर वाटर कंटेंट, यानी वह वाटर कंटेंट की कोई अपर लिमिट नहीं है, ये कितना भी हो सकता है, जितना ज़्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होगा उतना आपका वाटर कंटेंट होगा। ऐसा नहीं है कि वाटर कंटेंट 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 100% के ऊपर कितना भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायर्ड रेशियो, अब हम बात करते हैं वायर्ड रेशियो की। वायर्ड रेशियो क्या होता है फ्रेंड्स? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल ई से। वायर्ड रेशियो ये है आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वायर्ड्स, सॉरी इधर फ्रेंड्स ये कट गया है, हाँ, वायर्ड रेशियो वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है वायर्ड्स, यानी वायर्ड्स का जो वॉल्यूम होगा, कि कोई भी सोयल होगी, सोयल में जो भी वायर्ड्स होंगे, जैसे ये सोयल है आपकी, सोयल के अंदर ये जितने भी यहाँ बीच में, ये तो मैंने सॉलिड पार्ट दिखाए हैं, ये सब सारे वायर्ड्स हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वायर्ड्स डिवाइड बाई ये जितने भी सॉलिड पार्टिकल होंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इन दोनों का जो रेशियो होगा इसी को हम कहते हैं वायर्ड रेशियो। तो यानी इसको रिप्रेजेंट करते हैं VV/BS, वॉल्यूम ऑफ वायर्ड, VV हो गया वॉल्यूम ऑफ वायर्ड और BS हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा इसी को कहते हैं वायर्ड रेशियो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम भी रेंज देख लेते हैं कि इसका रेंज कितना हो सकता है वॉल्यूम ऑफ वायर्ड्स का। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, कोई भी सॉइल है तो सॉइल के टोटल वॉल्यूम की बात करें तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वायर्ड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा। वॉल्यूम ऑफ वायर्ड किसके इक्वल हो सकता है? वॉल्यूम ऑफ वायर्ड आपका इक्वल हो सकता है वॉल्यूम ऑफ एयर के और वॉल्यूम ऑफ वाटर के, यानी कि किसी भी सॉइल में जो वायर्ड्स होते हैं तो दो ही चीज़ों के कारण होते हैं, एक तो एयर के कारण वायर्ड्स होंगे और दूसरा वाटर के कारण वायर्ड होंगे। अभी के जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि इसमें क्या होगा, ये कोई सोयल है, सोयल ब्लॉक,
तो इसमें ये सोयल सॉलिड मैंने जो पॉइंट्स रिप्रेजेंट किए सोयल सॉलिड हैं। इसके अलावा आपका ये फ्री स्पेस है, जो भी खाली जगह इसमें बीच में है वो सब सारा फ्री स्पेस है। ये सब पूरा फ्री स्पेस है। तो फ्री स्पेस कौन ऑक्यूपाई करता है? फ्री स्पेस में या तो आपकी एयर रहेगी या फिर वाटर रहेगा। ये अभी मैंने पहले जिक्र किया था इस चीज़ का। तो जो वॉल्यूम ऑफ, और इसी को कहते हैं वायर्स, तो जो वायर्स होंगे, वॉल्यूम ऑफ वायर्स, वो किसके इक्वल होगा? वो आपका इक्वल होगा या तो वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर, दोनों के समेशन के इक्वल होगा। अब हम बात करते हैं कि वायर रेशियो ई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? बी बी अपन बी ए से मैंने बताया था, और बी बी को क्या लिख सकते हैं? बी ए प्लस बी डब्ल्यू अपन बी एस लिखा जा सकता है। अब रेंज की हम बात करें, तो अगर रेंज की बात करें तो ई आपका लेस देन 1 हो सकता है। ई लेस देन 1 क्यों हो सकता है? क्योंकि ये फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है वी बी अपन पी एस, यानी वॉल्यूम ऑफ वायर्ड जब लेस देन होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के। ये बिल्कुल हो सकता है, यानी कि जितना भी सॉयल सॉलिड प्रेजेंट है इसमें, सॉलिड वाला पार्ट जितना भी प्रेजेंट है सॉयल में, उससे जब ये खाली स्पेस वाला जो पार्ट है ये जब कम हो जाएगा, तो यानी कि जब अपर पार्ट यहाँ पे लेस हो जाएगा लोअर वाले पार्ट से, उस केस में क्या होगा? ई की जो वैल्यू होगी 1 से लेस होगी। दूसरी चीज़, जब वॉल्यूम ऑफ वायर्ड आपका ग्रेटर देन हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के, यानी वायर्ड्स जब ज़्यादा हो जाएंगे तो ई की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। बट ई कैन नॉट बी लेस देन 0, लेकिन ई 0 से कभी कम नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि ई 0 से कभी कम नहीं हो सकता? इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ वायर्ड जो आपका है वो कभी भी 0 से लेस नहीं हो सकता है, यानी कि कुछ न कुछ सोयल में वायर्स जरूर प्रेजेंट होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी सोयल हो उसमें कोई वायर्ड प्रेजेंट ना हो, सारे के सारे सॉलिड पार्ट हों, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से ई कैन नॉट बी लेस देन 0। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कुछ नोट्स दिया गया है, ये देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन अ गिवन सॉइल इज कांस्टेंट। कोई भी अगर हम सॉइल लेते हैं तो सॉइल में जो सॉलिड पार्ट होता है तो उसका वॉल्यूम ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। देखो, सॉइल का वॉल्यूम चेंज होगा लेकिन सॉइल में जो सॉलिड पार्ट होगा उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। जैसे कि आप देखते हैं ये है इसके अंदर का ये सॉलिड पार्ट, अगर इस हम सॉइल को दबाएंगे तो ये जो सॉलिड पार्ट होगा, यानी सॉलिड पार्टिकल जितने भी होंगे पास पास आ जाएंगे, लेकिन इनका वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा। वॉल्यूम अगर चेंज हो रहा है तो किस चीज़ का वॉल्यूम चेंज हो रहा है? अगर किसी भी सॉइल को हम कंप्रेस करते हैं, सॉइल को दबाते हैं, तो वहाँ पे इसके अंदर की जो एयर होगी वो बाहर निकल जाएगी, या फिर इसके अंदर जो वाटर होगा वो बाहर निकल जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि वायर्ड्स डिक्रीज होंगी, वायर्ड्स में कमी होगी। लेकिन ये जो सॉलिड पार्ट है तो ये आपका कांस्टेंट बना रहेगा। क्या बना रहेगा? कांस्टेंट बना रहेगा। तो इस वजह से ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम आगे एम्बैंकमेंट से रिलेटेड या ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़े होंगे कि किसी एक जगह की मिट्टी को उठा करके इसके बाद दूसरी जगह ले जाया जाता है और वहाँ पे फिल किया जाता है, एम्बैंकमेंट का फॉर्मेशन किया जाता है। तो उसमें इस कॉन्सेप्ट का बहुतायत यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज होता है। तो आगे न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो उसको आप देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ ई इज ग्रेटर देन 1, अगर ई की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, ई की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, इसका मतलब क्या है? यानी वॉल्यूम ऑफ वायर जो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ज़्यादा हो, तो ऐसे केस में क्या होगा? ई ग्रेटर होगा। ई क्या होगा? ग्रेटर होगा। वो एक ही चीज़ है कि ई इज ग्रेटर देन 1 या फिर ई इंक्रीजेस। देन इसका मतलब क्या है? इक्वल टू वी बी अपन बी एस, और वी वी अपन बी एस, वी वी वॉल्यूम ऑफ वायर्स को क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ई जब इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर और प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी वॉल्यूम ऑफ वायर जो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ज़्यादा होगा। सो बी से दैट द सोयल इज ए लूज सैंड। इसका मतलब क्या है? सोयल कैसी सैंड होगी? लूज सैंड। भैया सीधी सी बात है, वॉल्यूम ऑफ वाइड जब ज़्यादा होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से, यानी कि जो भी सॉलिड पार्टिकल हैं उसके अंदर सॉलिड पार्ट से उससे वायर्ड ज़्यादा हो गए, खाली स्थान ज़्यादा हो गया। तो जब खाली स्थान ज़्यादा हो जाएगा किसी भी सोयल में, तो इसका मतलब क्या है? कि वो सोयल लूज होगी, लूज सैंड होगी। उसको आप कंप्रेस ज़्यादा कर सकते हैं, दबा ज़्यादा सकते हैं। उसके बीच में जो खाली स्थान, जो पोर्स होंगे जिनके बीच में एयर और वाटर भरा हुआ होगा, वो ज़्यादा होगा। अब ई की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी
ई की वैल्यू इंक्रीज होगी। ये फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पे हमको लगता है यहाँ डिक्रीज होना चाहिए, यहाँ गलत लिखा हुआ है। तो डिक्रीज कब होगी? जब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ये ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किससे ग्रेटर होगा? वॉल्यूम ऑफ वायर्स से। बी ए प्लस बी डब्ल्यू का मतलब है वॉल्यूम ऑफ वायर्स। तो वायर्स से जब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ज़्यादा होगा, तो जब सॉलिड पार्ट किसी भी सोयल में ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब वो सोयल कैसी होगी? वो डेंस सोयल होगी। क्लियर है भाई? बताते रहिए, जहाँ भी डाउट होगा तो आप तुरंत क्या करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने डाउट को आप दूर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाइड रेशियो ऑफ सोयल रिप्रेजेंट द लूजनेस। वाइड रेशियो, आखिर इसका हम अध्ययन क्यों करते हैं, स्टडी क्यों करते हैं वाइड रेशियो की? तो वाइड रेशियो की स्टडी इस वजह से की जाती है क्योंकि हमको यहाँ पे दो चीज़ों का पता लगता है, एक तो लूजनेस और दूसरा डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ सोयल। तो वाइड रेशियो ऑफ सोयल रिप्रेजेंट द लूजनेस एंड डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ सोयल। तो किसी भी सोयल की अगर लूजनेस प्रॉपर्टी या डेंसनेस प्रॉपर्टी की स्टडी करना है, ये जानना है कि सोयल कितना लूज है, कितना डेंस है, तो उसके लिए वाइड रेशियो टर्म का पता होना आवश्यक है। ई इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ई कभी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, जैसा कि अभी इसके पहले मैंने ये बताया आपको कि वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर ये दोनों वॉल्यूम ऑफ वायर्ड हैं, ये कभी जीरो के बराबर नहीं हो सकते, डिस्कशन कर लिया है। ई इज नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट, ई कभी इनफाइनाइट के बराबर नहीं होगा। इनफाइनाइट का मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ वायर्ड कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। जब वॉल्यूम ऑफ वायर्ड अगर इनफाइनाइट हो गया तो इसका मतलब सोयल के जो पार्टिकल हैं तो वो होंगे ही नहीं, उसके अंदर सब पोर्स ही पोर्स हैं, इतने ज़्यादा पोर्स हैं, इतने ज़्यादा वायर्स हैं कि इनफाइनाइट हैं। तो इनफाइनाइट होने का मतलब वहाँ सोयल है ही कहाँ भाई? तो यानी कि बी ई इनफाइनाइट होने का मतलब बी एस हो गया जीरो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है भैया। फिर वो सोयल का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगा, उसको पढ़ने कोई मतलब नहीं। आगे देखते हैं, ई इज ग्रेटर देन जीरो। ई आपका क्या हो जाए? जीरो से ग्रेटर हो। देयर इज अपर लिमिट ऑफ वाइड रेशियो, ई जीरो से ज़्यादा हो सकता है, ये पॉसिबल है, लेकिन जीरो के बराबर नहीं हो सकता, जीरो से ग्रेटर हो सकता है ई। आपने पहले देखा था वाटर कंटेंट में डब्लू जो था वो जीरो के बराबर हो सकता था, यानी वाटर कंटेंट जीरो के बराबर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे वाइड रेशियो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है। वाइड रेशियो ऑलवेज भी ग्रेटर देन जीरो। और इसकी कोई क्या है, देयर इज अपर लिमिट ऑफ वाइड रेशियो। आपने देखा था कि वाटर कंटेंट की कोई अपर लिमिट नहीं थी। एक दूसरे लिंक करके चलिएगा तभी आप याद रख पाएंगे इन चीज़ों को। देयर इज अपर लिमिट ऑफ वाइड रेशियो, लेकिन वाइड रेशियो की अपर लिमिट है बट कैन बी ग्रेटर देन वन। लेकिन वाइड रेशियो क्या हो सकता है? वन से ग्रेटर हो सकता है, लेकिन इसकी अपर लिमिट है। ठीक, उसकी अपर लिमिट नहीं थी, इसकी अपर लिमिट है, क्योंकि ये इनफाइनाइट नहीं हो सकता, वो इनफाइनाइट तक हो सकता था। वाटर कंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। इन आइडेंटिकल कंडीशन वाइड रेशियो इज मोर इन फाइन ग्रेन सोयल। आइडेंटिकल कंडीशन में क्या होता है, जो फाइन ग्रेन सोयल आपकी होंगी तो उनमें वाइड रेशियो ज़्यादा होगा। फाइन ग्रेन सोयल में क्यों होगा? क्योंकि फाइन ग्रेन सोयल जो होती हैं तो उसमें वॉल्यूम ऑफ वाइड फाइन ग्रेन सोयल में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इस वजह से क्या होगा कि वाइड रेशियो ज़्यादा होगा। नीचे लिखा हुआ है, इसका रीजन भी दिया गया है। यहाँ पे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा गया है जिसके पीछे लॉजिक ना दिया गया हो आपको, तो इस वजह से प्लीज़ आप बोर मत होइएगा। अगर आप डीपली पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे, तभी जा कर के आप एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे, क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि अब पहले जैसा ट्रेंड नहीं रहा कि आप क्वेश्चंस को रट लें, उनके पीछे के लॉजिक को ना समझें, तो उससे एग्ज़ाम निकलने वाला नहीं। इसलिए आपको पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा और सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ ये है कि मैं यहाँ मोबाइल पे ही इस वीडियो को बना रहा हूँ, कंप्यूटर वगैरह की मेरे पास फैसिलिटी नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को समझने में, अंडरस्टैंडिंग, बट मैं पूरा प्रयास करूँगा। और जो भी डाउट्स आपको होते हो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें। और दूसरी चीज़, मैं एक टेलीग्राम चैनल बना दूँगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। वहाँ पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। Because for a constant volume, the volume of wire will be more in case of fine grain soil। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो जो वायर का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? मोर होगा इन केस ऑफ फाइन ग्रेन सोयल। फाइन ग्रेन सोयल में अगर कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए बात करें तो फाइन ग्रेन सोयल में एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सोयल
जो वॉल्यूम ऑफ वायर्स होगा वो ज़्यादा होगा, बट साइज ऑफ वायर विल लेस देन ए कोर्सर टाइप ऑफ सॉइल। लेकिन अगर कंपेरिजन किया जाए कोर्सर टाइप यानी जो मोटे कणों वाली जो सोयल है, जैसे ग्रेवल हो गई आपकी या सैंड हो गई, तो उसके कंपेरिजन में अगर बात करी जाए तो जो वॉल्यूम ऑफ वायर होगा वो कम होगा। वॉल्यूम ऑफ वायर यानी वायर के अंदर का जो साइज ऑफ, वॉल्यूम ऑफ वायर नहीं, साइज ऑफ वायर, इसके अंदर का जो साइज होगा जो वायर का वो छोटा होगा, लेकिन वॉल्यूम ऑफ वायर्स ज़्यादा होगा ओवरऑल। इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं या नहीं? आई थिंक आपको समझने में प्रॉब्लम हुई होगी। देखिए मैं बनाता हूँ यहाँ पे, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया, ये मान लीजिए आपकी कोर्सर ग्रेन सोयल है, कोर्स यानी मोटे कणों वाली ये सोयल है, ये मोटे कणों वाली सोयल है। आप फाइन ग्रेन सोयल बनाते हैं, ये है आपकी फाइन ग्रेन सोयल, ये फाइन ग्रेन सोयल है। तो आप देख रहे हैं जो फाइन ग्रेन सोयल होगी इसके अंदर जो गैप है ये कम रहेगा, लेकिन गैप क्या है, ओवरऑल गैप बहुत ज़्यादा होगा। और एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच गैप देखेंगे तो आपको कम दिखाई देगा, लेकिन ओवरऑल गैप ज़्यादा होगा। इसमें क्या होता है, जो आपकी कोर्स ग्रेन सोयल है, ये कोर्स ग्रेन सोयल है, कोर्स ग्रेन सोयल में क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें जो साइज है बीच का जो गैप है वो आपको बड़ा दिखाई देगा, लेकिन ओवरऑल गैप अगर आप देखेंगे तो वो कम होगा, ये चीज़ कही गई। तो हम ये कह सकते हैं जो आपकी फाइन ग्रेन सोयल होगी, यहाँ लिखा हुआ है ई फाइन, फाइन ग्रेन सोयल का जो वाइड रेशियो होगा वो कोर्स ग्रेन सोयल के वाइड रेशियो से ग्रेटर होगा। बस ये चीज़ कहना चाह रहे थे। बाकी दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। हम सारे के सारे जितने भी नोट्स हैं सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा सा वाइड रेशियो से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, ई इंक्रीजेस। अगर ई इंक्रीज होता है यानी कि वाइड रेशियो इंक्रीज होता है, देन द सोयल इज सेड टू बी लूज टाइप ऑफ सोयल। इसकी बात मैं कर चुका हूँ। वाइड रेशियो ऑफ सोयल कैन बी यूज टू कंपेयर। वाइड रेशियो का यूज क्यों किया जाता है, ये कंपेयर करने के लिए किया जाता है कि डेंसनेस एंड लूजनेस ऑफ सेम टाइप ऑफ सोयल, मतलब एक ही तरीके की सोयल की लूजनेस या डेंसनेस को कंपेयर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वन टाइप मतलब सेम टाइप ऑफ सोयल, दैट इज कंपेरिजन कैन नॉट बी डन बिटवीन क्ले एंड ग्रेवल। इसका मतलब क्ले और ग्रेवल के बीच में कंपेरिजन नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि क्ले फाइन ग्रेन सोयल है, ग्रेवल कोर्स ग्रेन सोयल है, ये मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सोयल है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोयल के बीच में कंपेरिजन नहीं किया जा सकता है कि डिग्री ऑफ डेंसनेस कितनी है, डिग्री ऑफ लूजनेस कितनी है। सेम टाइप की सोयल अगर हो, जैसे कि क्ले एक जगह की उठाए और दूसरी जगह की भी क्ले उठा लिए, तो वहाँ पे हम कंपेरिजन कर सकते हैं। दोनों के वाइड रेशियो निकालने के बाद में हम जान सकते हैं कि लूजनेस कितनी है, कौन ज़्यादा लूज है कौन ज़्यादा लूज है। बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोयल में ऐसा नहीं कर सकते हैं यूजिंग ई, बट इट कैन बी डन फॉर क्ले और ग्रेवल इंडिविजुअली। हाँ, क्ले और ग्रेवल के लिए इंडिविजुअली ये किया जा सकता है। ओके, ई इंक्रीज होगा, इसका मतलब बी और बी डब्ल्यू भी इंक्रीज होगा। दिस टाइप ऑफ सोयल विल मोर कंप्रेसिबल, हेंस कंप्रेसिबिलिटी फाइन ग्रेन्ड इज ग्रेटर देन ई कोर्स ग्रेन्ड सोयल। ई अगर इंक्रीज होगा इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वायर्स आपका इंक्रीज हो रहा है, और जब वॉल्यूम ऑफ वायर्स आपका इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके अंदर जो वायर्स होंगे वो ज़्यादा होंगे। वायर्स अगर ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब उस सोयल को ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। सोयल कैन बी कंप्रेस मोर इन केस ऑफ loose soil, or we can say if volume of wires is less, then we can compress soil more as compared to when volume of wires is less। ठीक है, this type of soil will more compressible, hence compressibility fine grained soil is greater than coarse grained soil। आगे बढ़ते हैं। ई फाइन इज ग्रेटर देन ई कोर्स, यानी फाइन ग्रेन्ड सोयल होगी तो उसका जो वाइड रेशियो होगा वो लेस होगा, ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ वायर्स जो होगा कोर्स ग्रेन्ड सोयल का। ई इंक्रीज अगर होगा यानी कि वॉल्यूम ऑफ वायर्स अगर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब कंप्रेसिबिलिटी इंक्रीज होगी, यानी कि उस सोयल को ज़्यादा दबाया जा सकता है। नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं फ्रेंड्स, ये पोरोसिटी। अगर हम पोरोसिटी की बात करें, पोरोसिटी क्या होता है? इट इज़
डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सोयल। देखिए वाइड रेशियो और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी जब हम वाइड रेशियो की बात कर रहे थे तो वाइड रेशियो में जो इसके अंदर जैसे ये हो गए क्या सारे ये सोयल सॉलिड हो गए, सोयल सॉलिड के बाद में जितना भी इसके बीच का ये वाला जो वाइड्स वाला पार्ट था यानी कि जो खाली स्थान वाला पार्ट था, तो खाली स्थान वाला जो पार्ट था ये था वॉल्यूम ऑफ वाइड। और इसको जब हम डिवाइड करते थे जितने भी सॉलिड पार्ट हैं यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इससे जब हम डिवाइड करते थे तो ये हमको मिलता था वाइड रेशियो। अगर हम इस VS से यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड ना करके, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से अगर डिवाइड ना करके हम किस चीज़ से डिवाइड कर दें, हम टोटल वॉल्यूम ऑफ सोयल से डिवाइड कर दें। टोटल यानी ये टोटल जितना भी वॉल्यूम है सोयल का, और टोटल वॉल्यूम में कौन कौन चीज़ इंक्लूड होंगी, टोटल वॉल्यूम में आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी रहेगा, वॉल्यूम ऑफ एयर भी रहेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर भी रहेगा। इस पूरे सोयल के वॉल्यूम से अगर डिवाइड कर दिया जाए वॉल्यूम ऑफ वाइड्स को, तो इसी को हम कहते हैं पोरोसिटी। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, पोरोसिटी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ईटा, ईटा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे देखिए आप, ईटा से रिप्रेजेंट किया गया है, हाँ ये ईटा से रिप्रेजेंट किया गया है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स और टोटल वॉल्यूम ऑफ सोयल। ठीक, डेफिनीसन पढ़ लेते हैं। डेफिनीसन यहाँ पे दी गई है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वायर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सोयल ईटा। ईटा इक्वल टू BB अपन B, और वॉल्यूम ऑफ वायर को क्या लिख सकते हैं, BA प्लस BW डिवाइडेड बाई B इंटू 100। परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, 100 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट, ईटा कैन नॉट बी इक्वल टू 0%। ईटा कभी 0% नहीं हो सकती। 0% क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भैया जो वॉल्यूम ऑफ वाइड है वो 0 हो नहीं सकता। वॉल्यूम ऑफ वाइड कुछ ना कुछ तो वाइड होगा उसमें, चाहे थोड़ी एयर रहे, भले वाटर मौजूद ना हो लेकिन थोड़ी एयर तो रहेगी। तो इस केस में वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका जो वॉल्यूम ऑफ जो वाइड है वो 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ईटा भी 0 नहीं हो सकता। ओके, लेकिन 0 से ज़्यादा तो होगा ही, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाइड जो होगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड आपका कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड जो होगा वो 0 से ज़्यादा तो होगा ही। जब वॉल्यूम ऑफ वाइड 0 से ज़्यादा होगा तो इसका मतलब जो आपका ईटा है, ईटा वो 0 से ग्रेटर होगा। ओके, अगली चीज़ अगर हम बात करें कि वॉल्यूम ऑफ वाइड BB मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो BB मैक्सिमम कितना हो सकता है, BB आपका जो होगा वो टोटल वॉल्यूम से तो कम ही रहेगा ना भाई। कोई भी सोयल है, सोयल का टोटल जितना वॉल्यूम है तो टोटल वॉल्यूम से वॉल्यूम ऑफ वाइड तो कम रहेगा ना। पूरा अगर हो जाएगा तब फिर इसमें सोयल सॉलिड रहेंगी नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं। तो यानी कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइड ऑलवेज बी लेस देन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोयल। देन वी कैन से दैट ईटा ऑलवेज बी लेस देन 100%। तो रेंज क्या रही ईटा की, ईटा कैन बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 100%। नेक्स्ट, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोयल नेवर रिमेंस कांस्टेंट। टोटल जो वॉल्यूम है सोयल का वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज़ डिस्कशन की थी, उस चीज़ को ध्यान रखना है। सोयल सॉलिड अंदर जो मौजूद होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन टोटल वॉल्यूम जो है सोयल का वो कभी कांस्टेंट नहीं रहता। टोटल वॉल्यूम की अगर बात करें तो क्या है कि मतलब इसके अंदर एयर भी मौजूद है, वाटर भी मौजूद हैं, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये पार्टिकल को छोड़ करके जो सॉयल सॉलिड हैं, सॉयल सॉलिड तो कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन इसके अंदर एयर वाटर ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो कांस्टेंट नहीं रहेंगी। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सोयल नेवर रिमेंस कांस्टेंट, हेंस पोरोसिटी इज नॉट ए कांस्टेंट टर्म। इसका मतलब क्या है, जो पोरोसिटी है वो कोई कांस्टेंट टर्म नहीं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाइड जो आपका है वो ऑलवेज चेंज होता रहता है। जब किसी भी सॉयल पार्टिकल को दबाया जाता है तो उसके अंदर के जो वायर्स हैं वो कम होते जाते हैं, क्योंकि जैसे जो एयर है वो बाहर निकलने लगती है या वाटर जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है वो बाहर निकलने लगता है। इस वजह से वॉल्यूम ऑफ वायर ये घटने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। वॉल्यूम ऑफ वायर अगर डिक्रीज होगा तो BB/B आप जानते हैं ये ईटा है, अगर इसमें ये BB अगर लेस हो जाए तो इसका मतलब ईटा भी क्या होगा, ये डिक्रीज होने लगेगा। इट कैन ऑल्सो टू यूज टू कंपेयर लूजनेस एंड डेंसनेस ऑफ ए सोयल। ये भी लूजनेस और डेंसनेस किसी भी सोयल की
जानने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, बट नॉट रिलेबल एज वाइड रेशियो। लेकिन जितना वाइड रेशियो रिलायबल है, वाइड रेशियो जितना अच्छे से डेंसनेस और इसको लूजनेस को समझाता है, उतना बेटर तरीके से पोरोसिटी नहीं समझाती। ओके, तो इस वजह से इसका यूज कम होता है पोरोसिटी का। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये मैंने अभी बताया था, इसका जिक्र किया था, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बिकॉज इन इंजीनियरिंग एनालिसिस ऑफ सोयल, क्योंकि इंजीनियरिंग एनालिसिस सोयल के सोयल ग्रेन्स आर कंसीडर्ड एज इनकम्प्रेसिबल। क्योंकि जो इंजीनियरिंग एनालिसिस है सोयल का, तो उसमें जो सॉलिड ग्रेन हैं, सॉलिड ग्रेन यानी कि कोई भी सोयल है, इसके अंदर जो भी सॉलिड है, तो सॉलिड के ग्रेन जो मैं बना रहा हूँ, सॉलिड ग्रेन आर कंसीडर्ड एज इनकम्प्रेसिबल। तो इनको इनकम्प्रेसिबल कंसीडर किया जाता है, यानी कि इनको दबाया नहीं जा सकता है। इस चीज़ का जिक्र हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब आगे फ्रेंड्स देख लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाइट और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इन दोनों का जो रेशियो है वो वाइड रेशियो कहलाता है। वाइड रेशियो और पोरोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, इक्वल टू बी बी अपन वी एस। वॉल्यूम ऑफ वाइट को लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसके सम के इक्वल होता है, इसी को वॉल्यूम ऑफ वाइट कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाइट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और जो आपका पोरोसिटी होता है, पोरोसिटी इक्वल टू अभी बताया आपको, ये होता है वॉल्यूम ऑफ वाइट अपन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोयल। वॉल्यूम ऑफ वाइट को लिख सकते हैं बी ए प्लस बी डब्ल्यू, और टोटल वॉल्यूम जो होगा सोयल का, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ वाइट के इक्वल होगा। यहाँ पे दोनों में हम डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड करने पे बी ए प्लस बी डब्ल्यू अपन बी एस ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पे इनको अलग कर लेंगे, बी एस अपन बी एस ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और वी बी अपन बी एस ही बचेगा। ऊपर ये टोटल आपका बी ए प्लस बी डब्ल्यू यही वी बी है, बी बी अपन बी एस होगा। नीचे यहाँ पे जो कैंसिल हुआ वहाँ 1 बचा, और प्लस बी बी अपन बी एस को ई लिख सकते हैं। ऊपर जो बी बी अपन बी एस लिखा है इसको ई लिख सकते हैं, नीचे 1 प्लस ई। तो ये दोनों के बीच में रेशियो हो गया एन इक्वल टू ई अपन 1 प्लस ई। और इसी तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ई इक्वल टू लिख सकते हैं, जो कि आपका हो जाएगा एन अपान 1 माइनस एन। तो ये दोनों में रेशियो, दोनों में रिलेशन होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप किसी भी डाउट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और आगे का जो आपका पोर्शन है डिग्री ऑफ सैचुरेशन से, वो हम स्टार्ट करेंगे, वो अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। वैसे भी वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, जो कि स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।